हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। ठीक है, हम काफ़ी सारे डिफरेंसेस आज तक बना चुके हैं। ठीक है, और एक नया डिफरेंस मैंने आपके लिए आज बनाया फिर दोबारा, जो है हमारा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और दूसरा हमारा है परचेज मेथड। ठीक है ना। तो पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या होता है, परचेज मेथड क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और एक प्यारा सा डिफरेंस जो है हमारा, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है ना। कितने पॉइंट हमारे पास, 3 और 3, 6 पॉइंट हमारे पास है। और इन 6 पॉइंट्स को हम अच्छे से कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या होता है और परचेज मेथड क्या होता है। ठीक है ना। क्योंकि देखो कई बार पेपर में आ जाता है कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या होता है, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखो, या परचेज मेथड क्या होता है उसके बारे में शॉर्ट नोट। तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड या परचेज मेथड क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या डिफरेंस आपके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फटाफट से आप भी फॉर्मेट खींच लीजिए, मैं बार बार रिपीट करूंगा आपको ताकि यहीं पे याद हो जाए। स्टार्ट करें। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। यानी ये मर्जर के केस में, यानी जब दो चीजें आपस में या तीन चीजें आपस में मर्ज हो रही हो तो ये तब लगता है। तो इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ या इन द केस ऑफ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, यानी ये मर्जर के केस में लगता है। तो मैंने अंडरलाइन कर लिया मर्जर। और इट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ये कब लगता है, जब परचेज वाला सीन चल रहा हो। क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट बिल्कुल आसान सा है, इट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। जबकि दूसरा वाला अगर हम बात करें तो इट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। यहां तक समझ में आ गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका, नोट डाउन कर लो। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो एसेट्स लायबिलिटीज आर कंबाइंड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कंबाइंड, एंड जो इनको पहले कंबाइन कर दिया जाता है, एंड रिकॉर्डेड एट देयर बुक वैल्यू। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसे आप भी अंडरलाइन करना, क्योंकि मेन पॉइंट वहीं पे ही है। तो उसने बोला एसेट लायबिलिटी को यहाँ पे कंबाइन कर दिया जाता है, उनको एग्रीगेट कर दिया जाता है, एग्रीगेट मतलब टोटल हो जाता है, उनका टोटल किया जाता है, और उसके बाद उनको रिकॉर्ड किया जाता है किस पे, बुक वैल्यू पे। किस पे रिकॉर्ड किया जाता है, बुक वैल्यू पे किया जाता है। यहाँ पे एसेट लायबिलिटी को जो भी कंबाइन किया जाता है, जो भी टोटल किया जाएगा, उसको फिर बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा किस पे, फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू मतलब होता है जो मार्केट में जो वैल्यू चल रही होती है उस वैल्यू पे, उस टाइम पे जो वैल्यू चल रही होती है उस पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर हो गया। तो मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे बुक वैल्यू पे रिकॉर्डिंग होती है, यहाँ पे बात जो होती है किस पे, फेयर वैल्यू पे यहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाती है। क्लियर हो गया। तो 2 पॉइंट मैं आपको दोबारा रिपीट करा रहा था कि यहीं पे याद हो जाए। पहला पॉइंट मैंने बोला कि इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर किया। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कंबाइंड एंड रिकॉर्डेड एट देयर बुक वैल्यू। यहाँ पे एसेट लायबिलिटी को कंबाइन करेंगे, बट रिकॉर्ड जो होगा वो एट देयर फेयर वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। देन पॉइंट नंबर 3, परचेज कंसिडरेशन, यानी जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो कुछ रिटर्न में तो देते हैं। अगर मैं 1 किलो गोभी ले रहा हूं तो उसके बदले में 20 रुपए दे रहा हूं, मान लो 20 रुपए किलो गोभी है तो 20 रुपए दिए, तो रिटर्न में क्या दिया मैंने, है ना। तो उसकी बात करते हैं। अगर मान लो कोई मेरे को 1 घूसा मार रहा है तो मैंने उसको 4 घूसे मारे, तो रिटर्न में मैंने क्या दिया, उसे 4 घूसे दिए। तो कंसिडरेशन मतलब हो गया समथिंग इन रिटर्न, रिटर्न में मैंने क्या दिया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन, तो उसने बोला डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, यानी परचेज कंसिडरेशन और शेयर कैपिटल का जो अमाउंट होगा, यानी जो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, किसके बीच का डिफरेंस, परचेज कंसिडरेशन और शेयर कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस का जो अमाउंट होगा उसको एडजस्ट कर दिया जाता है यहाँ पे रिजर्व्स के बीच में। किसके बीच में, रिजर्व से एडजस्ट कर दिया जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंड शेयर कैपिटल इज एडजस्टेड विद रिजर्व्स, यानी यहाँ पे कैपिटल रिजर्व नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका गुडविल नहीं आ रहा। मैं एक तरह से बोलूं तो कैपिटल रिजर्व एक टाइम को आ जाए तो भी चलेगा, रिजर्व बोला हुआ है इसने क्योंकि, बट यहाँ पे आपका गुडविल तो बिल्कुल नहीं आ सकता। गुडविल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे रिजर्व वर्ड यूज होगा। रिजर्व के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर जो बुक्स में जो रिजर्व चल रहे हैं आप उसके साथ एडजस्ट मार सकते हो, बट यहाँ पे आप गुडविल का यूज नहीं करोगे, गुडविल यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। सरप्लस और डेफिसिट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, यानी परचेज कंसिडरेशन से जो भी सरप्लस हो रहा है यानी बेनिफिट, डेफिसिट मतलब घाटा जो भी हो रहा है, ओवर द नेट एसेट्स एक्वायर्ड, यानी जो भी आपने एसेट्स एक्वायर करी है और उससे अगर आपको कोई बेनिफिट या जो लॉस हो रहा है उसको आप क्रेडिट करोगे या डेबिट करोगे, बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है
तो उसको क्रेडिट या डेबिट करना पड़ेगा। भाई जो बेनिफिट होता है सरप्लस होता है, ठीक है, सरप्लस क्या होता है आपका, क्रेडिट होता है, और जो डेफिसिट होता है वो आपका क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। डेफिसिट को डेबिट दिखाते हैं ना, तो कैसे दिखाते हैं, या तो वो या तो कैपिटल रिजर्व की फॉर्म में दिखाएंगे, या तो किस फॉर्म में दिखाएंगे, गुडविल की फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बैलेंस बचता है, अगर नीचे क्रेडिट साइड में बच रहा है तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा है तो गुडविल बोलते हैं। यहाँ पे बचता है इस तरह से। अगर जनरल एंट्री में नीचे क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा है तो गुडविल, नीचे क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा है तो कैपिटल रिजर्व, और डेबिट साइड में बच रहा है तो गुडविल, की गुडविल एसेट्स होती है तो डेबिट साइड में बच रहा है तो एसेट्स यानी गुडविल बचेगा, और कैपिटल रिजर्व, रिजर्व हमारे क्या होते हैं, वो शेयरहोल्डर फंड की तरफ दिखते हैं ना, लायबिलिटी साइड की तरफ, तो वहां पे क्या आएगा, नीचे बचेगा तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी भी है, ठीक है ना। तो परचेज कंसिडरेशन में क्या लिखा है कि परचेज कंसिडरेशन और शेयर कैपिटल के अमाउंट का जो डिफरेंस होगा उसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पे रिजर्व, यानी यहाँ पे कोई भी जो बैलेंस आएगा इसके लिए गुडविल अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे जो सरप्लस या डेफिसिट आता है, ठीक है, ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट्स एक्वायर्ड, यानी जो आप एसेट्स एक्वायर कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उससे अगर आपको कोई डेफिसिट या सरप्लस होता है तो उसको क्रेडिट या डेबिट कर दिया जाता है, ठीक है ना। एज कैसे करेंगे, क्रेडिट किसको करते हैं, कैपिटल रिजर्व को, क्रेडिट करते हैं कैपिटल रिजर्व को, ठीक है ना, और डेबिट करते हैं किसको, गुडविल को। इसको ऐसे याद रखना, ठीक है, डेबिट करते हैं गुडविल को और क्रेडिट करते हैं किसको, कैपिटल रिजर्व को। समझ में आ गया। चलो अगला, रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनीज अंडरगोइंग मर्जर, यानी मर्जर में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होगी उन सब की क्या कर दिया जाता है बेटा, उनको एग्रीगेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे अकाउंट्स का एग्रीगेशन होता है बेटा, क्या होता है, एग्रीगेशन मतलब टोटलिंग होती है। तो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनीज अंडरगोइंग मर्जर, इन मर्जर में जो कंपनीज गई हुई है उनकी जो एसेट लायबिलिटीज है उनका एग्रीगेशन होता है, उनको एग्रीगेट कर दिया जाता है। ओनली दोज एसेट्स, ठीक है ना, ओनली दोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, यानी उन्हीं एसेट्स और उन्हीं लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांसफरी कंपनी की, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। देखो एक होता है ट्रांसफरर, यानी जो ट्रांसफर कर रहा है, अगर मैं ये आपको दे रहा हूं, मैंने ये मार्कर आपको दिया तो मैं ट्रांसफरर, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, आपने लिया तो आप ट्रांसफरी हो गए। जैसे पेयर और पेई होता है, मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो मैं पेयर हो गया, आपको पैसे मिले आप पेई हो गए, ठीक है। तो ऐसे इसने बोला ओनली दोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, यानी वही एसेट्स और लायबिलिटी रिकॉर्ड होंगे इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में वही एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाएगा, विच आर टेकन ओवर बाय इट, जो कि टेकन ओवर किए होंगे उस कंपनी ने, वही रिकॉर्ड होंगे। उसके अलावा कोई फालतू बकवास ऐसे लायबिलिटीज ने टेकन ओवर ही नहीं किया, भाई वो क्यों रिकॉर्ड होंगे। इसका मतलब अकाउंट्स आर टेकन ओवर, जो अकाउंट्स टेकन ओवर हुए होंगे उन्हीं की ही रिकॉर्डिंग होगी, वरना रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आगे चलते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप क्या कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। हमने बोला दिस मेथड एज्यूम्स दैट, ये मेथड एज्यूम करता है कि ऑनरशिप ऑफ टू कंपनीज जो है वो रिमेन अनचेंज्ड, यानी यहाँ पे जो है ऑनरशिप आपकी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। क्लियर हो गया। बट यहाँ पे तो आपने ट्रांसफर ही कर दिया पूरा, भाई टेकन ओवर कर दिया, मैंने आपको खरीद लिया, मैंने आपको खरीद लिया मान लो, तो दिस मेथड एज्यूम्स दैट एक्वायरिंग कंपनी हैज एक्वायर्ड, यानी जो एक्वायरिंग कंपनी है उसने एक्वायर कर लिया अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यानी मैंने आपके ऊपर एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले लिया इन द एक्वायर्ड कंपनी, मैंने आपको पूरी तरह एक्वायर्ड कर लिया। तो पूरी तरह एक्वायर्ड कर लिया तो आपकी जो कंटिन्यूटी थी वो खत्म हो गई। बात समझ आ गया। पहले यहाँ तक एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ पांचों पॉइंट ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। फिर छठा पॉइंट लास्ट है, बहुत आसान सा हो, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी दोबारा ध्यान से देखना, एप्लीकेबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और इट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। पहला पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 2, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कंबाइंड, और कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, उसकी बुक वैल्यू पे। यहाँ पे एसेट लायबिलिटी को कंबाइंड किया, बट रिकॉर्ड कैसे किया उसको, फेयर वैल्यू पे। पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना। यहाँ पे कंबाइंड का मतलब टेकन ओवर है, यहाँ पे टेकन ओवर की जाती है, ठीक है ना। चलो परचेज कंसिडरेशन की बात करें तो डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंड शेयर कैपिटल, ठीक है, उसको एडजस्ट करते हैं रिजर्व से। कोई भी गुडविल अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं होता, जबकि यहाँ पे सरप्लस डेफिसिट जो भी परचेज कंसिडरेशन के कारण होता है ओवर नेट एसेट्स एक्वायर्ड, जो भी आपने नेट एसेट्स खरीदी है। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, नेट एसेट्स मतलब होता है जो भी आपने एसेट्स खरीदी उसमें से लायबिलिटी हटा लो, तो एसेट्स और लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, है ना। तो सरप्लस और डेफिसिट ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट्स एक्वायर्ड शुड बी, या तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, या तो क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट होगा तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा,
डेबिट में बच रहा बैलेंस तो गुडविल में जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, रिकॉर्डिंग ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी जो कि अंडरगोइंग मर्जर की उसमें जा रखी है, आर एग्रीगेटेड, उनको जोड़ दिया जाता है, एग्रीगेट कर दिया जाता है, टोटलिंग कर दी जाती है, यानी अकाउंट्स आर एग्रीगेटेड होते हैं यहाँ पे। ओनली दोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, यानी जिसने खरीदा होता है उसको, ठीक है, उसकी बुक्स में सिर्फ उन्हीं एसेट्स और लायबिलिटी की रिकॉर्डिंग होगी विच आर टेकन ओवर बाय, जिसको उसने खरीदा है, जिसको आपने खरीदा भाई उसी की तो रिकॉर्डिंग होगी ना आपकी बुक में। तो बस अकाउंट्स आर टेकन ओवर, जिन अकाउंट्स को आपने टेकन ओवर, जिन बुक्स एसेट लायबिलिटी को आपने टेकन ओवर किया बस उन्हीं की रिकॉर्डिंग आपकी बुक्स में होगी। ठीक है। अगला पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ ओनरशिप। इसमें ये एज्यूम करता है, ये मेथड एज्यूम कर रहा है कि ओनरशिप जो है दोनों कंपनी की सेम रहेगी, यानी रिमेन्स अनचेंज्ड। बट ये कह रहा है एज्यूम दैट द एक्वायरिंग कंपनी, अगर आपने किसी को एक्वायर किया है, अगर आपने किसी कंपनी को खरीदा है, ठीक है, एक्वायरिंग कंपनी हैज एक्वायर्ड कंट्रोलिंग, तो आपने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया इन द एक्वायर्ड कंपनी, तो मतलब आपने दूसरी कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर्ड कर लिया, अब उस कंपनी की कुछ नहीं चलेगी, उसकी ऑनरशिप गई, खत्म, अब वो नहीं कुछ कर सकती, तो यहाँ पे ऑनरशिप खत्म हो जाती है। अर्निंग पर शेयर की बात करें, ईपीएस की बात करें, अर्निंग्स पर शेयर की बात करें, तो टिपिकली यहाँ पे जो अर्निंग होती है वो हायर होती है देन परचेज मेथड। इस मेथड के हिसाब से यहाँ पे अर्निंग हायर है, और यहाँ पे जो अर्निंग है बेटा वो क्या है, लोअर है, किससे, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से, और यहाँ पे अर्निंग हायर है। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे पढ़ ले, यहाँ तो समझ में आ गया कि यहाँ पे अर्निंग लो है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से, ये पॉइंट तो खत्म हो गया, बट ये पॉइंट थोड़ा सा अभी आगे है। इसने बोला यहाँ पे जो अर्निंग है वो हायर है परचेज मेथड से, क्यों है सुनो, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंपनी जुड़ के एक हो गई और दोनों चल रही है ना। बट यहाँ पे दोनों कंपनी एक नहीं हुई है, एक बड़ी कंपनी ने दूसरी कंपनी को खा लिया, और जो जिसको खाया वो तो खत्म हो गई इस वाले में। तो उसका मतलब क्या हुआ, एज द इनकम स्टेटमेंट इज कंबाइंड फॉर द एंटायर रिपोर्टिंग पीरियड। यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट दोनों कंपनी की एक हो गई, ये दो कंपनी थी, दोनों जुड़ के क्या हो गई, एक हो गई, तो इनकम स्टेटमेंट दोनों की अब एक हो गई। सॉरी कटा नहीं है, ये नीचे अंडरलाइन कर रहा था मैं इसको, ठीक है, तो अब अंडरलाइन कर रहा था। तो इनकम स्टेटमेंट जो है दोनों की कंबाइंड हो गई फॉर द एंटायर रिपोर्टिंग पीरियड, पूरे एंटायर रिपोर्टिंग पीरियड के लिए एक हो गई है। रेदर देन एज ऑफ द एक्विजिशन डेट, सिर्फ एक्विजिशन डेट के लिए नहीं हुई है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं हुई है, या जिस दिन एक्वायर किया सिर्फ उस दिन का नहीं हुआ, पूरे पीरियड के लिए अब इन्होंने एक कर दिया अपने आप को, अब हमेशा के लिए ये एक हो गए हैं। तो एक हो गए तो फिर एंटायर पीरियड के लिए अब इनकी इनकम स्टेटमेंट एक हो जाएगी, और जब एक हो जाएगी तो भाई गारंटीड है दोनों मिलकर काम करेंगे, तो जनरली है इनका जो अर्निंग पर शेयर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा इसके हिसाब से। तो ये बोला वो टिपिकली इनका जो ईपीएस होता है, अर्निंग्स पर शेयर होता है, वो ज्यादा होता है परचेज मेथड से, क्योंकि जो इनका इनकम स्टेटमेंट है वो कंबाइंड हो जाता है फॉर द एंटायर रिपोर्टिंग पीरियड रेदर देन एज ऑफ द एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट के लिए नहीं देखते इसको, पूरा एंटायर रिपोर्टिंग पीरियड के लिए देखते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थोड़ा टिपिकल था और डिफरेंसेस से थोड़ा सा मैंने थोड़ा ना अजीब से पॉइंट आपको लगे होंगे, बट फिर भी काफ़ी कोशिश की मैंने आपको समझाने की। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना, चलो।